अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमजीटी 2000 का लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 बेस करेगा कैपिटल रेशनिंग को। मेजर जो हमने देखना है वो कैपिटल रेशनिंग को देखना है। कैपिटल बजटिंग के साथ हमने इसको कंपेयर करके भी देखना है कि कैपिटल बजटिंग क्या थी जो अब तक हम स्टडी करते आ रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर आपको एक मौका फिर से दूंगा कि आप जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनकी डेफिनेशन को आसान और सौखे अंदाज में मुझसे समझ लें। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको आगे आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान महसूस होती रहेगी। अभी तक हमने ये भी फील किया होगा कि जितने लेक्चर हमने पढ़े हैं उस सब का एक ये समझिए सीक्वल चला आ रहा है और उसके बाद आने वाला लेक्चर प्रीवियस लेक्चर के बेस पे ही आगे स्टडी किया जा रहा है। चलिए जब चलते हैं, बस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टडी करते हैं। आगे चलने से पहले सबसे पहले हमने डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस कैपिटल रेशनिंग एंड कैपिटल बजटिंग का। देखिए कैपिटल बजटिंग क्या थी। सबसे पहले कैपिटल बताता हूँ, सुने। कैपिटल वो पैसा जो कि आप प्रोजेक्ट में लगाने के लिए किसी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी। अभी आते हैं कैपिटल और बजटिंग के ऊपर जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। कैपिटल बजटिंग ये है कि इन्वेस्टमेंट को वही पैसा जो कैपिटल वाला पैसा है उसको आप कैपिटल बजटिंग करते हैं फिक्स किसी भी फिक्स एसेट में किसी प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट कर देते हैं। तीसरी टर्मिनोलॉजी सुनिए अभी, कैपिटल रेशनिंग। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, ठीक है, रेयर होते हैं, कभी होती है रिसोर्सेज। कोई भी चीज़ आप लेके देख ले, यहाँ पे पैसे की वैल्यू बात करेंगे लेकिन लाइफ में हर चीज़ के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं आपके। तो कैपिटल रेशनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम पैसे को डिवाइड करके, वो कहते हैं ना, बड़ी एहतियात के साथ देखते हैं कि इधर लगाना चाहिए, इधर लगाना चाहिए, ये सूटेबल है, ये सूटेबल नहीं है। तो ये सारी कैलकुलेशन हम कैपिटल रेशनिंग में करते हैं। आपने फूड रेशनिंग का सुना होगा, कुछ कंट्रीज़ में फूड रेशनिंग होती है कि स्कार्स फूड जहाँ पे है, जहाँ फूड की कमी है, वहाँ गवर्नमेंट राशन कार्ड इशू करती है जिसकी बेस पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ एडिबल्स जो क्वांटिटीज़ होती है खाने वाली, उनकी क्वांटिटी उनको जो आवाम के अंदर बांटी जाती है वो उसको फूड रेशनिंग कहते हैं। इसी तरह ये कैपिटल रेशनिंग में हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है, पैसा कहाँ कहाँ लगाना है, क्या सूटेबल है, ये कैपिटल रेशनिंग करते हैं। ठीक है जी। कैपिटल बजटिंग अभी तक बड़े आइडियली देख रहे थे जी। एनपीवी पॉजिटिव आ गई, ज़्यादा एनपीवी आ गई तो यही प्रोजेक्ट हमारा सूटेबल है। इसकी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक वे में देखिए, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो कैपिटल रेशनिंग होगी और पैसे को हमने बड़े तरीके से लगाना है। पैसा ज़रूरी नहीं एक प्रोजेक्ट के एनपीवी पॉजिटिव हो, प्रोजेक्ट हम कर लेंगे क्योंकि हमारे पास हो सकता है पैसा ही इतना ना हो। और डेट का हमने देखा था, डेट कॉन्स्टेंट अपनी जगह पे रहता है। जो बात मैं अभी तक आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये सारी जो लेआउट आएगा 1 2 3 पेजेस का आपके सामने इस चैप्टर का, उसके अंदर देखेंगे कि सारी स्टोरी आपको सुनाई गई है कि ऐसे ऐसे होता है कि एनपीवी पॉजिटिव है तो क्या होता है, बाज़ का हमारे पे पैसे ही नहीं होते वो प्रोजेक्ट कर ले। ये सारे मामला आपको यहाँ पे वो एक स्टोरी की फॉर्म में बताएगा और ये सारी सीक्वेंस चली आ रही है जो हमने पहले से स्टडी की हुई है। फिर हमने ये भी देखा था कि जब एनपीवी कैलकुलेट कर रहे होते हैं हमारा मेजर इशू है कैश फ्लोज की कैलकुलेशन, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लोज को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। उसका फॉर्मूला यहाँ पे अगेन दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं एनपीवी, देखते हैं आईआर निकालते हैं। और तीसरा कहता है कि ये दो मेथड देखे थे, एनपीवी और आईआर की बेस पे प्रोजेक्ट की को डिसाइड करना कि इस पर ये हम टेकअप करें ना करें। तो तीसरा ये कि परसेंट बजट यूटिलाइजेशन, जो कि मेनली ये कैपिटल रेशनिंग की समझ नहीं, आपके पास बजट कितना है और आपने लगाना इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे कितना लगाना है और कैसे लगाना है, ये समझिए कि कैपिटल रेशनिंग ही है। तो अभी तक हम ये समझे कि कैपिटल रेशनिंग का दूसरा नाम जो है परसेंट बजट यूटिलाइजेशन है, कि बजट कितने पैसे आपके पास है उसको कैसे लगाना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मनी इज अवेलेबल टू इन्वेस्ट आर यू मोबिलाइजिंग। ठीक है, ये भी कैपिटल रेशनिंग है कि कितनी मनी आपने लगानी है, किस जगह पे लगानी है। और इसके अंदर एक वर्ड यूज़ किया पोर्टफोलियो की मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन बताई थी। वो ये था कि आपके पास कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को पोर्टफोलियो कहते हैं। सपोज कि आपके पास 2 3 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं, आपके पास एक बजट है, बजट में आप उस पोर्टफोलियो के लिहाज से देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो अवेलेबल है, प्रोजेक्ट अवेलेबल है, उसके हिसाब से देखना है कि किस में कितना पैसा लगाना है। वो जो आप इन्वेस्टमेंट होगी तो आप दूसरों को बता सकते हैं ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो वो समझ जाएगा कि जब आप अगर कोई आपसे कहे कि मुझे अपना पोर्टफोलियो बताए क्या है, तो आप वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट या वो प्रोजेक्ट जो आप टेकअप कर चुके हैं जो कि अंडर गोइंग है उनको आप दिखा दीजिएगा ये मेरा पोर्टफोलियो है।
तो जी याद करवाने वाली बात मैं आपको एक याद कराऊँ कि लास्ट लेक्चर के एंड में बजट कॉन्स्टेंट पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी बताया है, और वो उसकी बेस पे पूरा लेक्चर हमने अभी स्टडी करना। अभी ये बात डिस्कस करा है कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कि ये कैपिटल रैशनिंग करना। देखिए जी, कैपिटल रैशनिंग नो डाउट किसी भी कंपनी के अंदर सीईओ जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसकी मर्जी होती है कि वो R&D पे कितना पैसा लगाए, किसी प्रोजेक्ट पे कितना लगाए, या प्री पे जो पहले ही प्रोजेक्ट अवेलेबल है उनके अंदर ग्रोथ की, उनकी ग्रोथ पे लगा दे पैसा। इनको इनको इसको गाइड कौन से कर डिपार्टमेंट कर रहे होते हैं? जूनियर मैनेजमेंट और डिवीजन हेड से मुराद ये है, पहली बात तो ये सीईओ कंपनी का हेड होता है सबसे बड़ा, और डिवीजन हेड्स होते हैं कि जैसे HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इनके जो हेड होते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनको डिवीजन हेड कहा जाता है। ये डिवीजन होती है कंपनी की। तो इस पर मेनली जो है वो फाइनेंस मैनेजर इसको गाइड कर रहे होते हैं कि हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल है। ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उन्हें पहले पूछता है कि कितना पैसा हमें चाहिए, बताता है उनको, और वो बताते हैं कि अवेलेबल होगा कि नहीं। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहता है कि अवेलेबल नहीं है तो बताएं कैसे कैसे अवेलेबल हो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी CFO की या फाइनेंशियल मैनेजर की होती है। तो ये तो था कुछ प्रैक्टिकली मैंने बताया कि कोई सीईओ का काम होता है करना, और गाइडेंस हो रही होती है फाइनेंशियल मैनेजर या CFO की, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की। तो यहाँ पे फिर अगेन डिस्कस करता है कि वो आपके पास हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है एक प्रोजेक्ट, और आप फिर भी उसको टेकअप नहीं कर रहे, उसको प्रोजेक्ट को अडाप्ट नहीं कर रहे, तो रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि वेरी हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये लिखा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि आप के पास पैसा नहीं होता और आप इस प्रोजेक्ट को एज अ ऑप्शन छोड़ देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हमने कहा था बाज़ का NPV अगर थोड़ी नेगेटिव भी होती है तो कुछ कंपनीज उस प्रोजेक्ट को एज अ ऑप्शन ही टेकअप कर लेती है कि क्योंकि इसके फ्यूचर में कैश फ्लोज बड़े हो जाती है। जैसे हम चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन की बेस पे डिसाइड किया था कि प्रोजेक्ट हो सकता है स्टार्ट पे लोगों की नज़र में ना आए और कब उसके रिटर्न्स कम हो, लेकिन आने वाले वक्त में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर ये कंपनी जो है, ये भी दूसरी रीज़न है कि प्रोजेक्ट ना लेने की। एक हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट बात की, दूसरा क्या है उस पर ह्यूमन सोर्स, स्किल लेबर नहीं है, नॉलेज पर्सन अवेलेबल नहीं है, टैलेंट अवेलेबल नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में जिसमें आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो उसको आप रन भी कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट लगा लेना काफ़ी नहीं होता, उसको रन भी करना होता है। और किसी भी बिजनेस की बॉटम लाइन अगर आप कोई पूछे आपसे तो डेफिनेटली प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। कोई कंपनी को अल्लाह वास्ते तो नहीं करते, हाँ कुछ है वो उनको वेलफेयर सोसाइटीज़ ही कहा जाता है, वेलफेयर बिजनेस कहा जाता है। वो मैं बिज़नेस की बात करूँ, मैं कॉर्पोरेट बिजनेस की बात करूँ जो कि प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो याद रखिए हम रीजंस पढ़ रहे हैं कि हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न देने वाले बिजनेस को हम टेकअप क्यों नहीं करते। दो रीज़न देख ली। तीसरी रीज़न कह रहा है कि प्रिवेलिंग फियर ऑफ डेट, कि कंपनीज डेट में वो अपने आप को फंसाना नहीं चाहती क्योंकि उसके फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है। उनके जो कैश फ्लोज आते हैं, प्रॉफिट आता है, उसमें से इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उनके जो कैश फ्लोज है उनका प्रॉफिट है वो रिस्की हो जाता है। हो सकता है किसी साल प्रॉफिट ना हो। तो आपको पता, हमने डेट में उसमें देखा था, हम देखेंगे बॉन्ड्स में जाके देखेंगे कि जो बॉन्ड्स की वो भी बॉन्ड भी एक जो है ना लोन अरेंज करने का एक तरीकाकार है। तो आपने जो बॉन्ड होल्डर होता है या आपको जैसे डेट लिया होता है उसको अपने फिक्स जो अमाउंट वो तो देनी है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको तो आपने देना है। तो ये भी इससे भी और दूसरा मुसलमान होने के नाते इंटरेस्ट को हम हराम समझते हैं और हराम है हमारे मज़हब में, तो इस वजह से भी हम रिबा इसको कहते हैं इंटरेस्ट को अरेबिक में, और इस वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज़ जो है उसमें मोस्टली जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि इक्विटी बेस इन्वेस्टमेंट हमसे करवाई जाए। इक्विटी बेस इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आपने एज अ पार्ट ओनर मीन्स एज अ शेयर होल्डर बिजनेस का बन जाना है आपने और पैसे लगाने हैं। और जब आप शेयर होल्डर होते हैं या पार्ट होल्डर या पार्टनर होते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल चांसेस होते हैं। तो बात वही अब कर रहे हैं। अच्छा, आपकी नज़र कहाँ हो रही है? जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके सामने एक जो पेज मैंने ओपन किया हुआ है इसके ऊपर जो हाईलाइटेड एरियाज है आपकी नज़र उधर होनी चाहिए। मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो और वो ही जो इसकी पूरा पेज होता है उसमें से मेन कंटेंट वो होता है, जो वो समझ आए तो हमें पूरा पेज समझ आ जाएगा। अच्छा, फिर ये कंपनी टेक्स और डेट इट्स फ्यूचर कैश फ्लो बिकम मोर रिस्की, मैं आपको एक्सप्लेन किया। फिर डेट की वजह से जब आपके कैश फ्लो रिस्की हो जाएंगे तो आपके प्रॉफिट अगर कम हो गए और ओवर द ईयर्स कम होते रहे तो आपके डिफ़ॉल्ट होने के चांस होते हैं, डिफ़ॉल्ट भी दिवालिया होने के चांस होते हैं। इस वजह से डेट से अवॉइड किया जाता है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स उसमें अवॉइड किया जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है डेट की, और इस वजह से कंपनी अवॉइड करती है। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहता है कि आपके पास जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जैसे एक प्रोजेक्ट में छोड़ना तो मैंने पूरा छोड़ के आप दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है जी। अच्छा जी, और अब आपके पास जो है बजट है वो 1000 है, आल दो के 1000 बहुत कम है, लेकिन कोई सस्ते वक्तों की हौसला बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, 4 प्रोजेक्ट दिए उसने, ए के आगे इन्वेस्टमेंट लिखी 200, 100, सी के आगे 300, 800, और आगे इनकी IR दी है, LP दी गई। देखें आपको एक मैं आपको बात याद करवाऊँ, ये वो IR LPV वो थे जो हम बड़ा फार्मूला लगा के बड़े प्यार से सीधा करके फॉर्मूला मैथ टाइप लिख के कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट करके आए, ठीक है। और जहाँ पे जस्ट उसका टच दे रहा है IR ये है, LPV ये है, तो आपको प्रीवियस जो है लेक्चर वो अच्छे क्लियर होने चाहिए, याद रखिएगा। अभी वो ये कह रहा है कि 1000 पे आपको मैंने दे दिया है, तो आप कौन से इनमें से प्रोजेक्ट्स लेंगे, ठीक है। देखिए 1000 देने का मतलब कि बजट कॉन्स्टेंट आपके पास मनी फिक्स है, आप इससे ऊपर नहीं लगा सकते, नीचे इस वजह से नहीं लगानी, जैसे 200 800 इस वजह से नहीं लगानी, जो बाकी मनी होगी वो अनयूटिलाइज रह जाएगी, आइडल पड़ी रहेगी, वो आपके लिए आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। इस वजह से बिजनेस में पैसा रखा नहीं जाता, उसको इन्वेस्ट किया जाता है, सही है जी। वो कह रहा है कि 1000 मेरे पास है, अगर मैं 4 के 4 कह रहा है कि मैंने अगर प्रोजेक्ट्स कर लेता हूँ तो क्या होगा, कह रहा है 1400 रुपये चाहिए उसके लिए, तो 20 के 4 हम कर ही नहीं सकते, ये ऑप्शन को आउट कर दो आप। ऑप्शन 1 लेके देखते हैं, कहते हैं ABC, तीन को लेते हैं हम, 3 प्रोजेक्ट्स को, फिर देखते हैं। देखिए 3 लेते हैं 200, 300 और 300 600, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जितने पैसे चाहिए 600 रुपये चाहिए, तो 600 कहता ठीक है, और इधर से NPV की जमा कर लेते हैं 400, ये 35, इस तरह इनकी एवरेज निकाल लेते हो, और NPV भी देख लेते हैं तीनों की ऐड करके, सही हो गया जी। ऑप्शन देख लेते हैं अभी, ले जी, जो मैंने आपको ऊपर बताया उसने वही करके दिखाया आपको। NPV ऐड कर ली और ये ऐड कर लिया 600, और ये आपके पास IR निकाल दिया 38% उसने एवरेज निकाल के। अच्छा, क्या वैसे तो ठीक है, 38% IR है, NPV बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है 600 रुपये सिर्फ लग रहा है, 400 रुपये आपके बच रहे हैं। इट मीन्स ये ऑप्शन 1 को आप इसको आउट कर दे, किक आउट कर दे इसको, क्योंकि 400 रुपये हमारे अनयूटिलाइज रह रहे हैं, जो कि उसने हमारे लिए हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। ऑप्शन 2 देखते हैं। देखिए जी, ऑप्शन 2 के अंदर वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट्स A एंड D ले लेते हैं, फिर क्या आता है, कहता है हाईएस्ट NPV इससे भी आती है। अच्छा देखिए बजट वो आप उसी टेबल को रेफर कीजिएगा, और A का उसका 200 था और D का उसमें 800 था इन्वेस्टमेंट, तो 1000 पूरा हो गया। ये कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट लगी। टोटल NPV ऐड कर दो आप उनके आगे टेबल से उठा के 900 बन गई, और एवरेज निकालेंगे दोनों की जो NPV IR उसमें लिखी उसमें, तो 35% आ जाएगा। ये ऑप्शन 2 हमें बेहतर लग रहा है, ये हमें लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम तीन ऑप्शन पे डिस्कस कर रहा है, तीनों में से हमें ऑप्शन 2 बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ऑप्शन 3 देखते हो सकता है इससे भी बेहतर हो। अच्छा कहते हैं प्रोजेक्ट B या D लेते हैं, और इसकी बन गई इन्वेस्टमेंट 900, दोनों की प्रोजेक्ट्स की NPV 900 बन गई और 35% बन गया। अच्छा देखिए आप 900 मीन्स के ये प्रोजेक्ट से बेहतर, क्योंकि पूरी मनी यूटिलाइज हो रही है, ऑप्शन B बेहतर है, और NPV दोनों की इक्वल है, और ले जी IR भी बेहतर है। जब 2 ऑप्शन इक्वल है और तीसरा जिसका ज़्यादा होगा, तो डेफिनेट कॉमन सेंस की बात है, आपने वो वाला ऑप्शन लेना, तो ऑप्शन 2 जो है वो बेहतर ऑप्शन है। तो जनाब ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के एतबार से आपको दिखाया गया कि बजट कॉन्स्टेंट था, प्रोजेक्ट दिए, आपने उस मनी को एडजस्ट किया कि कहाँ पे लगानी चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। ले जी, यहाँ आपको समरी दिखा दी है उसने ये सारी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद वो बता रहा है कि वाई ऑप्शन नॉट चूजन, ऑप्शन 1 क्यों नहीं लिया, वो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं लिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रीड कर लेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी, जो मैंने बताया वही सारी बातें उसने इंग्लिश में लिख दी है, मैंने आपको उर्दू में सौखे अल्फाज में बता दी है। आप मेरी ये बात का बिलीव करें कि मैं जितनी भी आपके साथ बातें करता हूँ ये सारी इस वजह से कर लेता हूँ कि मेरी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो मैंने एक थोड़ा टाइम लगा के उनको क्लियर कर लिया, और फिर बातों को मैं ऐसे इंटरलिंक करता रहता हूँ। अभी आप देखिएगा कि उसका मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से प्रूफ देता हूँ। देखिएगा 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन कैपिटल रेशनिंग, और ये प्रॉब्लम कह रहा है कैपिटल रेशनिंग में आते हैं, और कह रहे हैं साइज डिफरेंस ऑफ कैश फ्लोज। हमने देखा कि डिफरेंट कैश फ्लोज आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से जब साइज़ कैश फ्लो का डिफरेंस होता है, जैसे अगर एक पहले साल में एक, दूसरे साल में एक, तीसरे साल वाला अगर बड़ा भी होगा और उसी साइज का अगर कैश फ्लो 1 में भी मैं ले लूँ, तो तीसरे साल वाला उसने छोटा ही रहना है डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के। ये देख लो प्रॉब्लम के सामने खुद बोल रहे हैं प्रॉब्लम। डिफरेंट टाइमिंग डिफरेंस ऑफ कैश फ्लोज, टाइमिंग डिफरेंस का भी मैंने उसके साथ ही एक्सप्लेन, साइज़ का भी बता दिया कैश फ्लोज का, और टाइमिंग ईयर 1 में ईयर 3 में कभी भी इक्वल नहीं होने लगे, ठीक है जी। और डिफरेंस और अनइक्वल लाइव्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, देखे डिफरेंट लाइव्स ऑफ प्रोजेक्ट हमने अभी स्टडी किया कैपिटल बजट के अंदर कि कॉमन लाइफ अप्रोच और
इक्वलेंट एनुअल एन्युटी अप्रोच लगाए बगैर हमारे पास ये हल नहीं था कि हम उन प्रोजेक्ट्स को डिसाइड करें कि उनकी एनपीवी इक्वल आने के बावजूद हमने कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, या किसी के ज़्यादा आने के बाद हमने कौन सा प्रोजेक्ट लिया था। आपको याद होगा हमारे रिजल्ट ही चेंज हो गए थे। तो देखिए बातें वही आएगी घूम घूम के, लेकिन आपने बेसिक अपनी अच्छी स्टोर करनी है। अगर आपको यहाँ पे फील हो रहा है कोई टर्मिनोलॉजी है तो मैं पीछे लेक्चर में एक्सप्लेन करके आया हूँ, तो काइंडली आप उधर जाके दोबारा उसको स्टडी करके आए। अच्छा, कह रहा है कि अभी आपके पास सामने में एक ऐसा प्रॉब्लम रखता हूँ कि साइज डिफरेंस है कैश फ्लोज के इन्वेस्ट करने के। कि एक प्रोजेक्ट है उसकी इन्वेस्टमेंट जैसे 5 ईयर का प्रोजेक्ट है और उसमें 5 साल तक अपने पैसा लगाना है। बड़े प्रोजेक्ट जैसे पावर हाउस होता है 5 साल भी लगता है, हाइडल का 10 साल भी लगता है, कोई इंडस्ट्री है फर्टिलाइज़र की उसमें भी 3 to 5 ईयर लगते हैं लगाने के अंदर। सही है जी। प्राइवेट सेक्टर 2 साल भी लगा लेते हैं। तो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो आपकी लगेगी वो डिफरेंट अमाउंट होगी उसकी। तो आप कोर्स किस प्रोजेक्ट को अडाप्ट करेंगे कि जब आपके कैश फ्लोज इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज में है वो डिफरेंट हो गया। देखिए अभी 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 हम जितनी भी बात की है वो कैश फ्लो जो आने वाले कैश फ्लो से उस पर हम ज़्यादा फोकस हमारा अभी हमारा इन्वेस्टमेंट पे है कि कितनी इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से कर रहे हैं, तो क्या हमें वो प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं। और ये ग्रीन लाइन जो है ना वो आपने बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि देखिए जो पैसा आपके पास पड़ा रहेगा ना उसको इन्फ्लेशन की वजह से डी वैल्यू होता रहेगा, वेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज फ़ायदा कोई नहीं देगा। अभी देखिए जी बजट साइज़ 1500 है, प्रोजेक्ट ए कह रहे कैश फ्लोज है उसके 200 का है कैश फ्लो। सही है जी। और ये वन के अंदर है 300 और इनकी एनपीवी आ गई हमारे पास 73। दूसरा प्रोजेक्ट है उसका 1500 इनिशियल अमाउंट पहले साल ही 1500 रुपये चलेगी और ईयर 1 में ही उसने 1900 रुपये दे दिया हमें। तो आप देखें कि ये वाला सेकंड वाला प्रोजेक्ट सेम था, फ़ायदेमंद है। अच्छा, इनिशियली आप देखिए तो आप कहेंगे यार 200 लग रहे हैं सिर्फ, ये ठीक है और पहले साल में 300 भी आ गए, लेकिन आप देखें कि यार 1500 हुई है, 1500 रुपये लगाएंगे पहले। देखिए 1500 अगर आपने लगाया है तो पहले ही साल उसने 1900 रुपये दिया और आपकी एनपीवी कहाँ पहुँच गई, इसकी शायद 4 टाइम्स बनता है, 3 टाइम्स तो बनता ही है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको प्रोजेक्ट चूज़ करने के लिए कहा जाए तो आपने करना एनपीवी के ऊपर है। आईआरआर कैलकुलेट करिए कि आपका डिसीजन बेस्ड ऑन एनपीवी होना चाहिए कि एनपीवी की बेस पे अपने प्रोजेक्ट लेना है। दूसरा भी इशू क्या था, टाइमिंग डिफरेंस प्रॉब्लम। अच्छा, कह रहे हैं कि जब टाइमिंग डिफरेंस जो कैश फ्लोज है उसके अंदर ये होता है कि आपके अगर कैश फ्लोज फ्यूचर में ज़्यादा दूर जाके हमें आज जैसे ईयर 3 के अंदर 4 के अंदर आपके पास कैश फ्लोज आ रहे हैं बड़े, तो उसका आईआर डाउन होगा लेकिन एनपीवी जो है फिर भी बेहतर ही आएगा और एनपीवी ही बेस पे आपने डिसीजन करना। इसकी एग्जांपल ले रहे हैं कि बजट 2500 रुपये है तो 2500। प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज है जी, हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है 1000 की और इसके ये कैश फ्लोज आ गए और एनपीवी आ गई 758। सही है जी। ये पहला इसकी ऑप्शन 1 हमने, ये ऑप्शन 1 है, ठीक है। और ऑप्शन बी के अंदर हमने 1000 लगाए और हमारे पास ये कैश फ्लोज आए तो एनपीवी देख लें इनकी। अच्छा, अभी वही बात बताने वाली कि इसका आईआरआर था 35%, इसका आईआर है 43%, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम आईआर की बेस पे, मैंने कहा था करना है, मैंने आपको बताया था कि आईआर की बेस पे आपने प्रोजेक्ट नहीं लेना, आपने एनपीवी की बेस पे लेना, क्योंकि कैश फ्लोज अगर फ्यूचर में थोड़ी दूर आए तो एनपीवी आईआर नंबर जो है वो बड़ा छोटा होता रहता है। देखिए एनपीवी एक एक्चुअल मनी की बात कर रहा था एनपीवी, ठीक है, कि इतने का इजाफा हो गया, इतने रुपीज़ का इजाफा हो गया, तो ये एनपीवी की बेस पे प्रोजेक्ट लेना होता है। अच्छा, अभी तक फील कर रहे होंगे जिस तरह की बातें हमने पहले की वैसी ही बातें वो बार बार दोहरा रहा है। ये होगा ही ऐसे, आपके जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको लगेगा सारी बातें रिपीट हो रही है लेकिन थोड़ी डिफरेंस के साथ। अच्छा, डिफरेंट लाइफ प्रॉब्लम से बताया था कि कोई इन्वेस्टमेंट है आप डिफरेंट लाइफ के लिए, जैसे वो हमने सीविंग मशीन की बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। देखिए अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है और इसकी उसने कहा था कि जी सिलाई मशीन जैसे होती है, इसमें प्रिंटिंग मशीन का भी जिक्र करा है, तो अगर बहुत ज़्यादा लाइफ वाली आप मशीन ले लेंगे ज़ाहिर है उस पर पैसा भी तो ज़्यादा लगेगा, ड्यूरेबल चीज़ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। कह रहा है इसका फ़ायदा तो आपको होगा लेकिन नुकसान ये हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी बेटर क्वालिटी और लोअर कॉस्ट की बेस पे जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती है वो आप उससे महरूम हो जाएगी, आप वो इन्वेस्टमेंट दोबारा नहीं कर सकेंगे। ये बात फिर इसको काउंटर करने के लिए ये भी बताता है कि आपने अगर इसको शॉर्ट टर्म के लिए लगा दिया फिर आप 2-3 साल बाद फिर ढूंढ रहे होंगे कि अभी मैं दोबारा उस तरह की मशीन खरीदूँ और हो सकता आपको अच्छी मशीन ना मिले। अच्छा, अभी इसी तरह कह रहे हैं डिसएडवांटेज प्रोजेक्ट वेरी शॉर्ट लाइफ का। वेरी शॉर्ट लाइफ में
मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ सालों बाद आप ढूंढ रहे हो तो कोई इन्वेस्टमेंट और होगा कि अनसर्टेन एनपीवी या रिस्की किसी प्रोजेक्ट को आपको ज़बरदस्ती अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जो आपके पास पड़ा है वो आप पैसा नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो आइडल पड़ा रहेगा और उसको इन्फ्लेशन की वजह से डीवैल्यू होता रहेगा। तो आप कोशिश में जल्दी के केस में गलती कर लेंगे और हो सकता अनसर्टेन एनपीवी मीन्स जिसके एनपीवी मतलब आप इतने श्योर ना हो कि वो अच्छा कैश फ्लो देगा, आप उसमें इन्वेस्ट कर दें। चलिए माशाल्लाह से हमने यहाँ पे लेक्चर नंबर 12 भी ख़त्म कर लिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।